नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सीएम सैनी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। संत शिरोमणि महाराज जी के एकता, मानवता और भाईचारे के संदेश के साथ हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव से प्रदेश सरकार सबका सम्मान विकास कर रही है। संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार नॉन स्टॉप विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर 7 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। 7 मार्च को सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर जो है 7 मार्च को सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 मार्च से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र, जहां पर राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। उनके पास सीधा रुख करते हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके से जो है सत्र की जो शुरुआत है वो होने जा रही है? देखिए मेरे पिछले दिनों हरियाणा कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है उसको लेकर पूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया था, तब वो फैसला नहीं लिया था। और अब कल मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उनको जो है वो 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने की बात की है। अब तक का जो संभावित या टेंटेटिव कार्यक्रम कहीं तो उसके हिसाब से अगर जो सदन की कार्रवाई है वो 11 बजे जो है वो 7 मार्च को जो शुरू होगी। और जहाँ तक बजट सत्र की अवधि की बात है, ये कितने दिन चलेगा और कितने चरणों में होगा, इसको लेकर जो एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, एक कमेटी होती है, उसकी बैठक होती है। उसके अध्यक्ष जो है विधानसभा स्पीकर होते हैं, नेता विपक्ष या विपक्ष की पार्टी का सबसे बड़ा नुमाइंदा और मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, ये सभी उस बैठक में होते हैं। उसमें बैठकर जो है सदन की जो है वो एक कितनी अवधि होगी उसके ऊपर जो है वो मतलब एक विचार किया जाता है कि सत्र की अवधि 10 दिन होगी, 15 दिन होगी, सत्र कितने चरणों में होगा। और आमतौर पर अगर पिछले 4 साल से देखें तो हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 2 चरण के अंदर जो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से जो हरियाणा के वित्त मंत्री का प्रभार जिनके पास है नायब सैनी, वो बजट जो है पेश करेंगे। और उसके बाद आमतौर पर 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक का गैप भी होता है, ताकि बजट के अंदर जो भी अलॉटमेंट हुई है उसके ऊपर जो सभी विधायक हैं वो अपना अपना पक्ष रख सके कि किस ओवरहेड के तहत, मान लो किसी को लगता है कि स्वास्थ्य में कम दिया गया है, शिक्षा में ज्यादा दिया गया है, सिंचाई विभाग में ज्यादा है। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस बजट सेशन से जो है कितनी उम्मीदें हैं कि बजट जो है किस ओर जाता हुआ ज्यादा जो है यहाँ पर दिखाई देगा, चूंकि जिस तरीके से लगातार जो है कोशिशें की गई थी और सुझाव भी मांगे गए थे, उसके क्या अनुरूप जो है बजट देखने को मिलेगा? ओपी, देखिए गौरव, अगर मैं इस बार के बजट सत्र की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद हरियाणा के आम आदमियों को या जो संबंधित हैं उनको इस बजट से थोड़ी सी उम्मीद जो है ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा सरकार का जो है पहला बजट है। और अभी चुनाव में करीबन आप मान सकते हैं कि 4.5 साल का वक्त अरसा जो है बचा हुआ है। तो ऐसे में कहीं पर भी किसी भी स्टेट में इस तरह की जब कोई सरकार होती है तो पहले जो बजट सत्र में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इस बजट सत्र में एक निगाह जो है वो सबकी रहेगी कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये देने का जो है वादा किया था। और ऐसे ही वादे हिमाचल में कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन पंजाब में लगभग 3 साल और हिमाचल की बात करें तो 2 साल का अरसा जो है वो बीत चुका है। लेकिन
अभी तक महिलाओं को जो 2,000 रुपये महीना देने की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी वो लागू नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं इसके चलते जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस है वो निशाने पर रहती है। दिल्ली में जब कांग्रेस ने इसकी घोषणा की थी तो बीजेपी ने जो है कांग्रेस का निशाना, कांग्रेस का हिमाचल का एग्जाम्पल देते हुए उनको निशाना साधा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने जब महिलाओं को 2,000 देने की बात की थी तो पंजाब का मॉडल बताकर उनके ऊपर निशाना साधने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि शायद इस बार हरियाणा की जो आधी आबादी जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर की और 58 साल से नीचे की, तो उनको शायद 2,000 रुपये का जो है वो महीना जो मिलने की है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। और सरकार किस नीति के तहत क्या उसमें पैरामीटर्स रखेगी कि कौन इसका लाभार्थी होगा और कौन नहीं होगा, तो ये शायद एक देखने वाली बात होगी। बाकी अगर बजट के बारे में बात करें तो बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस हो सकता है। और जहां तक हरियाणा की बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए ओपी आपका। तो जिस तरीके से जो है ये बजट सत्र है और ऐसे में जो है खासा उम्मीद यहाँ पर हमारे साथ ओपी शर्मा बता रहे थे कि किस तरीके से होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास को उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने एकता, मानवता और भाईचारे का जो संदेश दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। और उन्होंने कहा कि हमें संतों, महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए सदैव काम करना चाहिए। उधर चरखी दादरी जिले में संत रविदास जी की 648वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि रविदास जयंती के अवसर पर चरखी दादरी शहर में संत रविदास जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हरियाणा व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी प्रधान रविंद्र गुप्ता, चरखी दादरी सब्जी मंडी यूनियन जनरल सेक्रेटरी सुनील गर्ग और हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अरुण भौरिया सहित जो है अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। शोभा यात्रा में शिव पार्वती और कृष्ण राधा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि बलराम गुप्ता और रविंद्र गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके शोभा यात्रा का शुभारंभ किया और शोभा यात्रा रविदास नगर से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य बाजार से होते हुए संपन्न हुई। इस अवसर पर हरियाणा व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष बलराम गुप्ता ने कहा कि संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रेरणा का स्रोत है। आज संत रविदास जी की 648वीं जयंती है और रविदास जी संतों का संत थे, इसलिए उन्हें संत शिरोमणि कहा गया। देश एक जाति पाति विश्वास मत करो और सभी समान है, सभी समान है। आज की 648वीं जयंती दादरी शहर के अंदर बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य के अंदर प्रमुख रूप से हमारे दादरी क्षेत्र के प्रमुख समाज से भी पहुंचे हुए हैं, उनका भी यहाँ से फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने अपने बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई है और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उनकी वाणी थी, आज विश्व के अंदर उनका नाम है। उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि ऐसा चाहूंगा आज मैं, तमाम वर्ष में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बहुत के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में दादरी का जो इलाका है बड़ी ही खुशी के साथ आज गुरु जी को याद कर रहा है। तमाम इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए गुरु जी को नमन करने के लिए। मैं हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ का राज्य उप प्रधान होने के नाते मैं अपनी समझ रविदास जयंती की सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। मैं इस विषय में ये कहना चाहूंगा, संतों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें रास्ता दिखाया है, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उधर भिवानी के धनाना गांव के खिलाड़ी देश में छा गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में हरियाणा की हैंडबॉल की टीम दूसरे नंबर पर रही है। तो इस टीम ने जो है अकेले धनाना गांव के 8 खिलाड़ी थे और टीम का कप्तान भी इसी गांव का खिलाड़ी मंजीत था। इस सभी विजेता खिलाड़ियों का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। विजेता खिलाड़ियों को फूलों और नोटों की माला पहनाई गई और लड्डू खिलाए गए।
यही नहीं, इसके अलावा जो है पहले और तीसरे नंबर पर रही हैंडबॉल टीमों में भी धनाना गांव के ही 5 और खिलाड़ी भी थे। बता दें कि खेलों का गढ़ कहे जाने वाले धनाना गांव की ही नीतू और साक्षी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं, जिन्होंने दुनिया में देश का डंका बजाया है। धनाना गांव में 8 प्लेयर जो के फाइनल खेले हैं, बाकी तो टीम पूरी धनाने की है, लेकिन फाइनल में 8 जवान खेले हरियाणा की। तो इससे हमारे गांव का नाम रोशन होता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का होता है, पूरे जो है ना गौरव की बात है, पूरे हरियाणा का होता है। तो इसमें सभी बच्चों को हमारे गांव की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, ये 38 नेशनल गेम थे जो कि उत्तराखंड में हुए हैं, रुद्रपुर में। तो हरियाणा की टीम वहाँ पार्टिसिपेट की थी, जिसमें हमारे धनाना गांव के 8 प्लेयर थे और हमने वहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। सब प्लेयर बढ़िया खेले, बस फाइनल में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से, नहीं तो अगली बार फिर और अच्छी तैयारी करके जाएंगे। तो उत्तराखंड में रुद्रपुर में गेम हो रहे थे, 38 नेशनल गेम चैंपियनशिप थी। हमारी हरियाणा टीम की वहाँ पे 2nd पोजीशन रही है। हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, गांव ने बहुत मान सम्मान किया हमारा। तो कितने खिलाड़ी थे गाँव? गाँव के 8 खिलाड़ी थे हमारे। इतने खिलाड़ी होते हैं गाँव को, किस प्रकार क्या बहुत प्रैक्टिस भी बहुत की थी, बट मिस्टेक हो गई। फाइनल मैच में अगली बार बहुत अच्छा करेंगे। महेंद्रगढ़ में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को आमंत्रित किया गया। इसमें उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज को एक शरीर मानकर हमें हर वर्ग, जाति और समुदाय को जो है समान रूप से महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपने महापुरुषों और संतों को भूल जाता है, उनका पतन निश्चित है। बता दें कि समाज सेवी प्रमोद शास्त्री ने बताया कि माता ही बच्चे की प्रथम गुरु होती हैं और वो समाज की नींव तैयार करती हैं। मां जीजाबाई, पोतलीबाई, पन्नाधाय जैसे महान महिलाओं ने उदाहरण देते हुए बताया कि संस्कारों को सही जो है नींव मां की गोद से ही रखी जाती है। इसलिए कार्यक्रम को उद्देश्य मातृशक्ति को जागरूक करना था। संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती है और आप जानते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव के बहुत बड़े पुरोधा थे। एक ऐसे समय में जब देश जाति वर्ण व्यवस्था में जो है बटा हुआ था, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि सारा मानव समाज एक है और जाति और वर्ण ये केवल ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, ये मानव ने बनाए हैं। उधर जो है रोडवेज की बस की टक्कर लगने से लगभग 1 महीना पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला को बस ने कुचल दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग महिला की दोनों टांगें कट गई थीं और थोड़े दिन बाद ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर बुजुर्ग महिला के परिजनों ने पेहोवा बस स्टैंड पर धरना दिया, प्रशासन पर कार्यवाही न करने के आरोप लगाए हैं। मृतक बुजुर्ग महिला के बेटे पंकज गर्ग ने कहा कि उसकी मां की हरियाणा रोडवेज के बस की टक्कर लगने से 1 महीना पहले मौत हुई थी। सब 12 जनवरी को मैं अपनी माता जी के साथ करनाल जाने के लिए घर से निकला था। यहाँ बस स्टैंड पे हम अपनी तरफ जा रहे थे। हरियाणा रोडवेज की एक बस बड़ी तेज गति से आई और मेरी माँ को टक्कर मारकर उनके ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी दोनों टांगें कुचली गई। उसके बाद मैं लोगों की मदद लेकर यहाँ से अपनी माता को मिशन हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने तुरंत पीजीआई रेफर कर दिया। मैं संघ परिवार से हूँ और मुझे आज बड़ा खेद है भी 1 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितने बड़े हैं, चाहे हमारे इंद्रेश कुमार जी हैं, इंद्रेश कुमार जी आपके संघ के बहुत बड़े स्तंभ हैं, वो पेवा के अंदर आए हैं यहाँ सरस्वती महोत्सव पे, वहाँ पर आके माला लेने के हकदार तो हैं वो, परंतु इस मामले में इनका परिवार है और उनके पोता जी हैं, ये पोता लगता है।
उधर रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर सुबह कार सवार 2 युवकों की स्पीड ब्रेकर के कारण पीछे से आ रहे एक ट्रक के साथ भीषण टक्कर हो गई और कार में सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में से संदीप नाम के युवक की कल ही सगाई हुई थी, जो सगाई के बाद नारनौल अपनी मौसी के घर से वापस लौट रहा था। उसी वक्त यह दर्दनाक हादसा हुआ। जांच अधिकारी थाना प्रबंधक मनीष कुमार के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि रेवाड़ी नारनौल मार्ग के हरिनगर फ्लाईओवर पर कार का एक्सीडेंट हो गया। हरिनगर फ्लाईओवर के पास एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 लड़कों को काफी चोटें आई है। उसके बाद उनको जीएच रेवाड़ी में इलाज के लिए लेके गए, जहां पर उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। मातृका हॉस्पिटल में वो उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनमें एक लड़के का नाम पुष्पेंद्र है, एक संदीप है, जो चिल्लड़ गांव के रहने वाले हैं। बताया भी जा रहा है कि इनकी सगाई भी हुई थी एक दिन पहले। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में आया है ये सामने कि भाई संदीप की कल सगाई हुई थी। वो उसके बाद सगाई होने के बाद अपनी मौसी के घर नारनौल चला गया था। नारनौल से आते वक्त ये इंसिडेंट। उधर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तोशाम में बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाई गई है और इस अवसर पर तोशाम के संत रविदास मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और रविदास धर्मशाला में आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया है। आपको बता दें कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया था। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे। इस अवसर पर प्रधान संजय नाफरिया ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी की आज 148वीं जयंती है। पूरे तोशाम में बड़ी संख्या में भक्तगण रविदास मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर में जयंती के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी। आज गुरु रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से हम हमारे गुरु रविदास मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना, गुरु की मूर्ति स्थापना की है और गुरु लंगर सुबह से चल रहा है। तो हम गुरुओं ने जो बताया था उन्हीं के पत्तियों को चलते हुए हम ये कार्य करें। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनको पुलिस का खौफ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही परिवार को कुछ दबंग लोग अपना निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले रविवार के दिन उनके परिवार के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, उसके बाद दूसरे परिवार के साथ मारपीट की गई और जब इस बारे में मामले को लेकर परिवार के अन्य लोग आरोपी पक्ष के परिवार से मिलने पहुंचे तो इस बात से नाराज होकर फिर से दबंगों ने उनके परिवार को बुरी तरह से पीटा है। इस पूरी घटना में 3 आरोपी सहित एक गर्भवती महिला को चोट आई है। वहीं इस घटना को लेकर आदर्श नगर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज उनके पास शिकायत पहुंची है। वो खुद इस शिकायत के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की। मैं सुबह अपने घर पे बच्चों के पास छोटी भाई के लड़के की घरवाली को मार रहा था। मैं उसके बीच में बचाने के गया, मुझे 20-25 लड़कों ने ऐसे मारा जी। ये कुसुम का लड़का था जी, अनस नाम का, यह लाया था जी। 20-25 लड़के थे जी। किस बात को लेकर के मारपीट हुई? ये जी छोटे भाई से 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ था जी। मैं सुबह गया था समझाने के लिए, उससे वहां से ईंटें बरसी। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, छोटे इनको भेजता हूँ मैं रिपोर्ट करवाने के लिए चौकी, और ये अकेला देख के घर पे हमला करते हैं जी। 40-50 जने मेरे पास भी। कंट्रोल रूम में मीटिंग मिली थी सुबह कंट्रोल रूम से कि वहाँ पत्थर वाली गली में झगड़ा हो रहा है। तो मैं सूचना मिलते मैं खुद मौके पे गया था, पूछताछ की थी। अब वो मेडिकल हुआ है, जो दरखास्त दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की। हमारे पास तो आज ही खबर मिली थी, खबर मिलते मैं खुद मौके पे चला गया। जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर मैं अपने भैया को दोनों को लेकर गया था उसके घर, उनको आवाज देके बुलाया नीचे, तो उसमें से 2-3 लड़के निकल के आए थे। तो उसने आते ही
पूछताछी करी थी तो उसने हाथापाई करने लग गया था। इन दोनों भाई को लेके संग गया हूँ, मतलब बताने के लिए हाँ क्यों मारा। तो उसने लेने के बाद उसने हरिओम नाम के लड़के ने 2-3 बंदे घर में घुसे रखे थे, खंजर ले रखा था, ऊपर से ईंट बरसाई है। तो हमने पुलिस बुलाई है तो उन पर कार्रवाई करी थी, तो फोन नहीं आए। आज फिर अगले दिन हम उसको अनास के यहाँ गए, अनास भाई के दौर गए, तो इनके क्या नाम है, बार झगड़ा हुआ है ये तीसरी बार है भाई साहब। तो पुलिस का कोई डर नहीं है उन लोगों को? कोई सर नहीं। कुछ नहीं सर, हम तो ऊपर थे, ये कहा कि मैं 3-4 लड़का ऊपर चढ़ के आ गए छत पे, वो हमें मारपीट करे, मतलब लात घूसा मारने लग गए। किसमें? मुझ में, मतलब पेट में लात घूसा मारे हैं। और फिर ये मुझे बचाना है तो क्या कि मैं ये मेरे चक्कर में ये क्यों मार रहे थे आप? पता नहीं, ऊपर आ गए क्या कि मैं वो गुंडा थे। हाँ, मैं इकली थी और कोई नहीं था घर पर, ये बचाने आए तो इनने गुथ पड़े आने के लिए। हाँ, पूरा टाइम चल रहा है। अच्छा, तो आपके पेट में लात मारी, घूसा मारे। जानते आपने? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है। नाम नहीं जानते? नहीं। उधर बहादुरगढ़ के कबीर बस्ती स्थित शिव पार्वती हनुमान मंदिर में सुबह एक युवक का जला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों ने जब मंदिर में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे डीसीपी मयंक मिश्रा और एसीपी राजेंद्र कुमार, सीआईए 1 से जो है इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की है। वहीं अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। पुलिस को संदेह है कि युवक की हत्या कहीं और कर शव को मंदिर परिसर में लाकर जलाया गया है। शव की स्थिति को देखते हुए मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या तो कि जिसका नाम पता मालूम नहीं हो पाया अभी तक, उसका जो है शव पड़ा हुआ है जली हुई अवस्था में। एक मंदिर है यहाँ कबीर बस्ती में, उसमें तो यहाँ पे मौके पे हमारे एसएचओ और एसीपी साहब और मैं भी पहुंचे हैं और पूरा क्राइम सीन का जो है निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम भी मौके पे मौजूद है, क्राइम सीन का निरीक्षण कर रही है। आसपास के कैमरे भी हम देख रहे हैं। तो अब तक जो साक्ष्य के हिसाब से लग रहा है कि ये सेल्फ इमोलेटेड जो है नाश है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला